इसलिए ये एक स्मृति चिन्ह आपको हमारे ब्यूरो चीफ आशीष त्रिपाठी जी की तरफ से, आशीष तिवारी सर जी की ओर से, और ये शॉल, ये आपकी छत्र छाया यूं ही बनी रहे, इसके लिए ये शॉल से आपको सम्मानित किया हमारे विज्ञापन प्रबंधक निकी सर ने। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री, मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया 2 शब्द हो नहीं पाया। हमने आले कहा लोगों को रोके रहो, गाड़ी लगी नहीं, निकलती नहीं। अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारे साथ में आए हुए सम्मानीय श्री अजय प्रताप जी, सम्मानित श्री DPS राठौर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि प्रधानगण, सभी सम्मानित हमारे क्लबों के पदाधिकारी तथा सम्मानित सदस्यगण, अन्य आगंतुक महानुभाव, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, ये बहुत अच्छा और अनोखा कार्यक्रम आज अमर उजाला परिवार के माध्यम से यहाँ पर आयोजित किया गया। सामान्यतया किसी न किसी रूप में महिलाओं के सम्मान में तो कई फंक्शंस में जाना हुआ, लेकिन जो स्वरूप आज कार्यक्रम का देखा वो वास्तव में स्तुत्य है और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला आज कि एक ही महिला एक दर्जन क्लबों में बहुत सक्रिय, और हमको एक नज़रिए से और भी फायदा हुआ। मैं जब चुनाव में वोट बनवाने के लिए लोगों को भेजता था तो महिलाओं की कमी पड़ जाती थी। अब आज कम से कम इतने लोगों से मुलाकात के बाद मैं सोचता हूँ ये तो बहुतायत है, हम तो कई गाड़ियाँ बसें भर के भेज सकते हैं। बहरहाल आप सब लोग यहाँ पर आए, ये बहुत अच्छा अवसर है, और सम्मान कैसा भी हो, किसी रूप में हो, सम्मान किसी को भी मिलता है उसको अपने अंदर अच्छा लगता है, और वो उसकी फ़ोटो भी संजो के रखता है और बाद में उसकी स्मृतियाँ भी संजो कर रखी जाती है। इसलिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। बहनों और भाइयों, यहाँ पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज़ादी के वक्त से ही अगर ये सोचा गया होता कि 50% की हिस्सेदार महिलाएं हैं तो शायद ये महिला सशक्तिकरण का जो अब व्रत हमारे द्वारा लिया गया वो नहीं लिया जा सकता। हमने उसके लिए सभी लोग दोषी हैं। समाज की जो व्यवस्था है हमारी, वो प्रारंभ से ही जब लड़की पैदा होती है हिंदू परिवार में तो उसको इस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं कि बेटा तुम तो पराये घर की हो, तुम्हें तो पराये घर जाना है, तुम ऐसे रहो कि अपने सास ससुर को खुश कर सको, ऐसे नहीं। उसे तमाम तरीके के आचार और व्यवहार उसके घर में सिखाए जाते हैं, और उससे जो ध्वनि प्रतिबिंबित होती है वो ये कि महिला को परोपजीवी बनाया जाता है मानसिक रूप से, कि तुम्हें तो दूसरे के अधीन रहना, तुम्हें तो दूसरे के आधिपत्य में रहना, तुम्हें दूसरे का आधिपत्य स्वीकार करना। जब 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक किसी भी व्यक्ति को, खासतौर से बचपन से लेकर इतनी उम्र तक, शायद जब उसको बार बार ये कहा जाता है तो उसका माइंड सेट भी उसी प्रकार से बन जाता है।
और जब माइंड सेट वैसा बन जाता है तो वहाँ जाकर भी जिस घर में वो जाती है, कुछ महिलाओं को छोड़ दीजिए जो बाकायदा डैशिंग होती हैं या हुकूमत करती हैं, ज़्यादातर महिलाएं दूसरे नंबर की नागरिकता स्वीकार कर लेती हैं। अपने पति के सामने, अपने जेठ के सामने, अपने ससुर और सास के सामने वो दूसरे नंबर की नागरिकता स्वीकार करने के लिए विवश होती है। उसका नतीजा क्या होता है? वही जनरेशन, वही वो अपने बच्चों को भी उस हिसाब से सिखाती है। कुल मिलाकर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। हमने रिजर्वेशन दिया पुलिस में, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार में 37,000 महिलाएं हैं हमारी पुलिस फोर्स में इस समय 37,000। और ये हमने किया, हमने माने योगी सरकार ने किया। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वास्तव में सशक्तिकरण हो गया? अभी बहुत कुछ करना बाकी है। शिक्षा सबसे बड़ा मापदंड है सशक्तिकरण का। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारी बच्ची वास्तव में किसी की अधीनता स्वीकार न करे तो उसको भरपूर, चाहे जैसे हो, पढ़ाना बहुत जरूरी है। और पढ़ाना ऐसा नहीं, रोजगार उन्मुख शिक्षा हो जो किसी न किसी रूप में उसके रोजगार के लायक। और अगर लड़की आजकल पढ़ सके तो उसे कंप्यूटर की पढ़ाई, चाहे कितनी भी कमी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कटौती करना पड़े, अगर उसे कंप्यूटर सिखा देंगे तो वो जीवन पर्यंत आत्मनिर्भर रहेगी, कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकती, स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं होगी। हमारे वहाँ पति और पत्नी का संबंध मैंने देखा है कि पत्नी को अगर प्यास लगे और वो पति से पानी मांगे तो उसमें तमाम तरीके की असहज स्थिति लोग महसूस करते हैं। और पति को प्यास लगे और पत्नी को पानी देने के लिए कहा जाए तो वो स्वाभाविक अनुकूलता महसूस करती है पानी देने। रिश्ता बराबर का है। हमने स्वयं सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमने स्वयं उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया, चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों न हो। हमारे कई मित्र हैं ऐसे जिनकी पत्नियां हाईकोर्ट की जज हैं, और मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वास्तविकता क्या है ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। भले ही पति उनके ओहदे के बराबर उनके पास प्रोटोकॉल न हो, लेकिन अपेक्षा यही रहती है कि हम सुपीरियर हों और हमारी सुपीरियरिटी स्वीकार कर लें। ये सामाजिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। ये कोई बदलेगा नहीं आके, इसको बदल सकता है सिर्फ शिक्षा का कॉन्फिडेंस बदल सकता है, केवल शिक्षा। जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन भी 3 पीढ़ी तक असर करता है। एक पीढ़ी को रिजर्वेशन तो हवा में चला जाता है, दूसरी पीढ़ी का रिजर्वेशन ये स्वीकार करता है कि हाँ हम थोड़ा सा बेहतर हुए, और तीसरी पीढ़ी में वो आके कहीं बराबरी सोच सकता है। अगर तीसरी पीढ़ी तक रिजर्वेशन हो तब कहीं जाके वो सोच सकता है कि हाँ कहीं पर आ सकते हैं। बहरहाल जो मन की बात मैं कह रहा हूँ इसमें बराबरी कुछ भी नहीं, जो मैं सोचता हूँ महसूस करता हूँ वो मैं करता हूँ। आज मेरे सामने बहुत से प्रधान लोग भी यहाँ पर आए, उनकी भी अपनी पीड़ा है। कई प्रधानियों ने मिलकर हमसे कहा भी व्यक्तिगत रूप से, कई 2-3 लोगों ने कहा कि हम प्रधान तो बन गए लेकिन करण को कुछ ना हो, सिर्फ मोहर लगाओ, मोहर करण को कुछ ना है। हमने कहा तुम करना क्या चाहती हो? हम कहा कुछ करना चाहें भी तो कुछ कर ना सकते, कुछ करण देते ना कुछ। हमने कौन ना करण दे, तो फिर वो या तो बाप या पति या भाई या उनके परिवार के कोई ऐसे मुखिया जो राजनीति में अपने आप को श्रेष्ठ समझते हों या जिनके ऊपर श्रेष्ठता थोपी गई, ऐसे लोग भी प्रधानी चलाते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा था कि एक आरक्षण एक पीढ़ी को प्रभावित नहीं करता, तीसरी पीढ़ी को कहीं जाके प्रभावित करता। अब यही प्रधान लोग चुने गए, आरक्षण की वजह से चुने गए,
आज 30% सीटें महिलाओं को चुनी जानी हैं। हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन में भी यही है और पंचायत के इलेक्शन में भी यही। अभी अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ, महिलाएं चुनी गई। यहाँ 60 चुनाव में 60 में से 21 महिलाएं, 20 महिलाओं की तो बाध्यता थी, एक महिला हमारी तरफ से है, बिहार की, एक महिला ज़्यादा बोनस था। बहरहाल ये बिल्कुल सही है, उससे कॉन्फिडेंस गेन होता है, लोगों को बैठकर मीटिंगों में सीखने को मिलता है और हर तरह से आत्म जिसे कहना चाहिए कि हम किसी न किसी रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास करने का हमको मौका मिलता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, अगर उनकी पत्नी या उनके परिवार में कोई महिला रिप्रेजेंटेटिव हो तो कृपा करके इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य भी यही कि महिला सशक्तिकरण हो। और महिला सशक्तिकरण खाली बातों से नहीं होगा, जब तक हम व्यवहार में उसको अपनाएंगे। ये जब तक आप लोग सभी लोग पूरे वातावरण में, पूरे माहौल में ये बात गूंजेगी कि अगर महिला चुनी गई है तो उसी को आगे चलने दो। निर्णय में आप उनके सहयोगी बन जाएं, लेकिन निर्णय में उनको भागीदार जरूर बनाएं। कोई भी निर्णय करें, अगर उसमें उनको भागीदार बनाएंगे तो उनको कम से कम सीखने का मौका जरूर मिलेगा। तो ये सशक्तिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। इन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात कही है हमारे अमर उजाला वालों ने। 72% लोग आज भी गांव में रहते हैं। कल भी एक कार्यक्रम में मैं था, उसमें उत्तर प्रदेश के 370 प्रधानों को सम्मानित किया गया और हमारे जितने भी पंचायत सेक्रेटरी हैं उनको लैपटॉप वितरित किया गया, ताकि हम आधुनिकता को प्रयोग करके, आईटी का प्रयोग करके हम उनको ज़्यादा काम की गति को बढ़ा सकें और हर प्रकार से उनका डिस्पोजल गांव स्तर पर ही कर सकें। इसलिए लैपटॉप उनको पंचायत सेक्रेटरी को दिया गया। मैं भी उस कार्यक्रम में था। हालांकि वित्त विभाग वो विभाग है कि जहाँ पर सभी लोगों का मतलब सभी क्षेत्रों में दखल रहता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ वित्त विभाग का दखल न हो। और आप लोगों के कृपा और आशीर्वाद से विधायक तो आपने बनाया, लेकिन ऊपर वालों ने काफ़ी जिम्मेदारी दे रखी है, तो वो अपने आप में कहीं न कहीं उसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। मैंने बात इसलिए कोट की कि प्रधान कल जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनमें से भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और उन लोगों को ताकि ये महसूस हो सके कि ग्रामीण क्षेत्र में जब तक हम पूरी तरीके से स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक हम किसी भी तरक्की की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 72% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र रहेगी। हमने मकान दिए, प्रधानमंत्री योजना में जो मकान दिए गए हैं उसमें 2.5 करोड़ मकान, उसमें महिलाओं की साझेदारी जरूर। जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, उसमें किसी न किसी रूप में या तो अकेली महिला के नाम पर है और अगर पुरुष के नाम पर है तो ऐसे 2.5 करोड़ मकान है जिसमें महिला को बांटकर जरूर बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया को जितना तेजी से आगे बढ़ाएंगे तो उतना हमारे संस्कारों के साथ साथ उनके साथ न्याय भी होगा और उनको एक स्वावलंबन का एहसास भी होगा और वो आत्मनिर्भरता की ओर इस कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ भी सके। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही हम पूरा नहीं कर पाए। हमारी कोशिश यह है कि हर तरह से हर गांव पक्की सड़क से जुड़े, शहरों में जो सुविधा हो तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर हो। आप भावलखेड़ा ब्लॉक को इससे मुकाबला कर सकते हो कि हमने 90% से ज़्यादा सड़कें भावलखेड़ा की, 90% से ज़्यादा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है उसमें पूरी तरीके से उनको सड़कों से भी जोड़ा, पेयजल से भी जोड़ा, सिंचाई का भी प्रबंध किया और हर तरह से उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट क्षेत्र में की, ताकि वो लोग जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा
उतना ज़्यादा वो विकास की गति उनकी बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने का काम हमने किया है और ये लगातार ये चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी पिछली बार 562 652 लोकल बॉडी, 652, इस बार 762 लोकल बॉडी हो गई, यानी 110 नगर पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र से नगर पंचायत बनी या नगर पालिका परिषद बनी और या फिर नगर निगम अकेला शाहजहांपुर बना 5 वर्ष, और 544 नगर पंचायत और 199 नगर पालिका परिषद। तो अर्बनाइजेशन की तरफ हम तो 5 वर्षों में लगभग 15 से 18% आगे बढ़े। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरक्की की हम कल्पना करते हैं, जिस तरक्की की बात हम व्यवहार में करते हैं रोजमर्रा में, उसको चरितार्थ किया है हमारी योगी जी की सरकार ने, मोदी जी के मार्गदर्शन में। और हर तरह से इस बात की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की कर सकें। एक बात हम कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे। महिलाओं की ज्यादतियों के समाचार अखबारों में छपते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है, इंटरनेट अगर आप लोग चला सकते हो तो आप चला देख लीजिएगा कि 2022-23 में हमने 59.1% उन क्षेत्रों में सजा दिलाई जहां पर महिलाओं की ज्यादती के संबंध में जो मुकदमे दिखे गए। ये बात इसलिए है कि जब कभी भी कोई महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो काउंटर इसलिए किया जाता है कि कहीं न कहीं अपराध की घटना कोट की जाती है कि कहते हैं देखो ये महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो किसी एक घटना से किसी भी पूरे कॉन्सेप्ट का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हम इन टोटलिटी में बात करते हैं। इन टोटलिटी में सरकार के जिस दिन से योगी सरकार आई, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया ताकि किसी प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या छेड़छाड़ न हो सके। और अगर कोई ऐसा करता है तो सजा में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा 59.1% हमने सजा का रिकॉर्ड है, तो हमने कम समय में इन लोगों को सजा दिलाई। इन्हीं बात को कहकर हम अपनी बात को फिर से ये दोहराते हुए कि महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का एक मेन मोटो है और ये मोटो तब तक जारी रहेगा जब तक हम इसमें कमी महसूस करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमर उजाला परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको और आपको रूबरू किया, और आप सभी आगंतुकों को प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, भले ही कुर्सियां आदि खाली रह गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल यहाँ पे कबड्डी का कार्यक्रम हुआ था और टीमों को पुरस्कृत कर दिया गया, लेकिन इकबाल हुसैन जी ये इनका सर्टिफिकेट रह गया था। कल कबड्डी करवाई थी और कबड्डी के इन खिलाड़ियों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। तो मैं निवेदन करूँगा माननीय मंत्री जी महोदय से कि माननीय मंत्री जी इनको सम्मानित करें ये प्रशस्ति पत्र दे करके। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से मैं पंचम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसका कार्य कि गांव के युवा और युवतियों को उनके टैलेंट को और उनको कौशल